जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। और बड़ा सपना तूने देखा है यार, इसे हासिल करने के लिए दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी? पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था लुईस ऑक्टेट रूल, है ना, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। साथ ही साथ हमने रेजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर पे बात करी थी। आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो आयनिक बॉन्ड के साथ साथ थोड़ा सा हम वीबीटी पे भी बात करेंगे। तो क्या होता है सर आयनिक बॉन्ड? यार आपको पता है आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो आयनिक बॉन्ड बनता कब है कि इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहीं लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। दिख रहा होगा ना यार, दिखेगा क्यों नहीं सर, है ना। वॉइस भी ओके है, ठीक है सर, ओके सर। तो आयनिक बॉन्ड क्या है ये तो समझ आ गया ना, ठीक है। एक बार इसको और सेटिंग कर दें। तो आयनिक बॉन्ड क्या है सर? आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है एक एटम से दूसरे एटम में। बना के दिखाओगे सर? बना देते हैं यार एक हाथ सा। देखो आप, ये रहा आपका सोडियम, इसकी कन्फिग्रेशन है, ये कौन सी लिख रहे हो यार, एक क्या बोले 9th-10th भी पढ़ा रहे हैं ना आजकल, ठीक है, वही बचपना आ गया। देखो इधर 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, इसलिए इसकी कन्फिग्रेशन ये है। अब आपको पता है मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, झट से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इन पे क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और ये अपना क्या कर लेगा? ऑक्टेट अचीव कर लेगा। ऑक्टेट इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे क्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसकी कन्फिग्रेशन कितनी आएगी? 3s2 3p5। अब क्या करोगे आप? वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से लॉस हुआ था उसको गेन करवाओगे और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। इसके बाद जब आप देखोगे तो क्लोरीन, अब क्लोरीन नेगेटिव बन चुका है और इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हम पढ़ते ही हैं सर, है ना, कैटाइन और एनाइन में क्या लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगी और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। Na+ NCl- विल बाइंड टुगेदर, किसकी हेल्प से? थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। किसकी हेल्प से बाइंड करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये किसकी बात चल रही है? आयनिक बॉन्ड की, ठीक है सर। कोई डायरेक्शनल नेचर होता है क्या इनका? नहीं यार, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो हर डायरेक्शन में एक ही जैसी चलती है, तो इनका डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसका तो फॉर्मूला होता है, मतलब एक कांस्टेंट होता है कि Q1 Q2 अपॉन R²। उसे मतलब है चार्ज से और चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उससे। यहाँ कोई मतलब नहीं है कि वो चार्ज x एक्सिस से आ रहा है, y एक्सिस से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये बॉन्ड कैसे हैं? नॉन डायरेक्शनल है। बताओ इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। इसके बाद देखो और क्या पढ़ना है हमें आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। इसको आप देख लेना, मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमें देखना है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या होती है सर इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है कि मैनुअल कर देंगे इसको। इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है बेटा, जब अभी आपने पीछे देखा था सोडियम ने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, ठीक है सर।
तो किसी भी एटम द्वारा आयन का फॉर्मेशन करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, लॉस या गेन होता है, उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है। तो ये क्या है इलेक्ट्रोवैलेंसी? अगर आपसे बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय एन एटम, या लॉस कर लो, है ना, गेन और लॉस बाय एन एटम टू फॉर्म आयन। आयन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हुआ है वो क्या कहलाएगी? उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी, ठीक है सर। तो जैसे पीछे था अभी NaCl में एग्जाम्पल उसी का ले रहे हैं, तो यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? अगर मैं आपसे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम की बात करूँ तो वो कितनी है सर? इलेक्ट्रोवैलेंसी सोडियम की है ना +1, और वहीं अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूं तो 1 कह लो या -1 कह लो, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। नोट कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बोर्न-हैबर साइकिल पे, ठीक। उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, है ना, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए सर? फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है? यार अभी अभी आपने देखा ही था, सबसे पहले क्या हो रहा था? ये देखो यार, लाइन आने का है भी तो नहीं, यहाँ से कुछ है क्या? नहीं है ना, ओले बनाते हैं, सीधी बन जाएगी, ठीक है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं सर? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो देखो आप, सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा ना अपने पास, वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है। सर क्या होता है ये? भाई कह मत देना कि ये क्या होता है, क्या तुम्हें बताया नहीं है क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी होता है सर वो एनर्जी जो कि लगती है वैलेंस शेल से आइसोलेटेड गैसियस एटम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। डेफिनेशन क्लियर है सर, पीरियोडिसिटी में आप बता चुके हो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का यूज़ यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है? यार पहले स्टेप में आपने देखा था, हाँ सर देखा था हमने, क्या कि जो सोडियम है, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वही क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है। वही क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इस दौरान यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी, एंथैल्पी का चेंज आएगा, वही क्या कहलाएगा बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ध्यान ये रखना है 1 मोल के लिए अगर आपके पास 2 मोल है और तो जो एनर्जी आ रही है उसको डिवाइड कर देना 2 से, तब जाके आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पता लगेगी। ठीक है सर, ये बात समझ आ रही है। अप्रोक्सीमेट अगर मैं वैल्यू की भी बात करूँ ना इसकी, तो लगभग ये प्लस की 495.8 किलो जूल पर मोल होती है। अप्रोक्सीमेटली है यार, है ना, कुछ पॉइंट के बाद आगे पीछे हो तो आप देख लेना। ठीक है सर। पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव क्यों है यार? इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पॉकेट मनी है। अब वो अपनी पॉकेट मनी ऐसे तो आपको दे नहीं देगा, है ना, तो आपको करना क्या होगा? आपको भाई ज़बरदस्ती वहाँ पे जाके एफर्ट करने पड़ेंगे। आप एफर्ट करोगे तो आपकी एनर्जी जाएगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उस हिसाब से सर वो एनर्जी हमारी तो लॉस्ट हो गई, बट वो एनर्जी मिल किसको जाएगी? एटम को। तो इसलिए मैं एनर्जी कैसी लिख रहा हूँ? पॉजिटिव लिख रहा हूँ। देन नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? वो है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर ये कैसे यूज़ होगा यहाँ पे? यार अब ये बातें होंगी हैं, ये कैसे यूज़ होगा? देखो, आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो क्या बन जाएगा? Cl-
रहेगा बेटा ये भी गैसियस, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए जो एनर्जी लगती थी उसको आप क्या कहते थे, उसी को आप कहते थे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन तो निकालने वाली एनर्जी है, गेन करने वाली एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी। अब बताओ, अब वो उसे पॉकेट मनी चाहिए है ना, तो अब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद काम करेगा, खुद काम करेगा तो एनर्जी कम होगी यानी कि नेगेटिव में। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 358.4 किलो जूल पर मोल के आसपास वो आती है। सर इन दोनों प्रोसेस का अगर हम नेट एंथैल्पी निकालें ना, ठीक है, तो वो तो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्या आप ऐसा कोई काम करना चाहोगे, मतलब ऐसा कोई बॉन्ड बनाना चाहोगे जिसमें आपको वर्क करना पड़े, फायदा हो रहा है एटम्स का और बॉन्ड बनाने के लिए वर्क हमें करना पड़ रहा है ना सर, ऐसा काम तो कामचोर लोग हैं, हम क्यों करेंगे ऐसा काम। फिर भी ये बॉन्ड बनता है बेटा, फिर भी NaCl के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगती हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है और बहुत ही भयंकर, मतलब अच्छा खासा स्टेबल बॉन्ड बनता है। तो सर फिर ऐसा क्या हो गया कि आप तो कह रहे हो हम काम करेंगे नहीं, तो पॉजिटिव एनर्जी फिर कहाँ से प्रकट हो जाएगी अपने आप काम नहीं करोगे तो, और बॉन्ड बनाना ही है। तो बेटा तीसरा फैक्टर वर्क करता है, उस फैक्टर का नाम है लैटिस एनर्जी, ठीक है। उस फैक्टर का नाम क्या है, लैटिस एनर्जी है। और इन दोनों को जो एक दूसरे के समीप लाता है वो ये लैटिस एनर्जी ही है, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के समीप जो लाता है वो क्या है बेटा, लैटिस एनर्जी ही है, ठीक है। लैटिस एनर्जी के थ्रू ही काम होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो क्या है, लैटिस एनर्जी है, और जो कि होती है लगभग -788 किलो जूल पर मोल के आसपास। अब निकालो आप नेट, है ना। अब जब आप नेट एंथैल्पी चेंज निकालोगे तो कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, मतलब सिस्टम जो है वो खुद वर्क कर रहा है। नेट नेगेटिव एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या है, सिस्टम जो है सर वो खुद वर्क कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, फेवरेबल है, ठीक है। तो यही रीज़न होता है बेटा स्टेबिलिटी का, ठीक है। लैटिस एनर्जी ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी के लिए। लैटिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो देख लेंगे अगले उसमें कि लैटिस एनर्जी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी भाई जो डिपेंड करेगी ना, वो डिपेंड करेगी आपकी चार्जेस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके। मतलब जितना अच्छा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, लैटिस एनर्जी। वहीं अगर मैं बात करूं डिस्टेंस यार जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम होगा, लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समझ आ रहा है आपको लैटिस एनर्जी कितने काम की चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है, नोट कर लेना आप इतना। आयोनाइजेशन एनर्जी सबको पता है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी 1 मोल गैसियस एटम से आइसोलेटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन कराने वाली एनर्जी 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम से। लैटिस एनर्जी जो 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, ठीक है। अब ये खुद ही वर्क करेंगे इसलिए नेगेटिव है, चलो नोट कर लेना। फिर मैं बात करता हूँ फेवरेबल कंडीशंस के लिए, ठीक है। बात हो रही है बेटा किसकी, फेवरेबल कंडीशंस की। किसकी बात, किसके लिए फेवरेबल कंडीशन सर, फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था वो तो देख लिया, अब फेवरेबल कंडीशंस क्या है, मतलब ऐसा होगा तो जो है आयनिक बॉन्ड आपका क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। ऐसा होने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए लेस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू कम हो यार, है ना, कम होगी तो हमें क्या है, कम वर्क करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो वो हाई नेगेटिव
वैल्यू किसकी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होनी चाहिए। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में, पक्का आ रही है ना, ठीक है। और हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी क्या होती है सर? लैटिस एनर्जी एक बार बता दो थोड़ा सा। तो भाई लैटिस एनर्जी जो होती है वो होती है कि एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को कितना वर्क करना पड़ा, या फिर एक मोल आयनिक कंपाउंड को डिसोशिएट करने के लिए कितनी एनर्जी लगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में। ठीक है, अगर कंबाइन कराने की बात कर रहे हो तो एनर्जी नेगेटिव होगी, अगर डिसोशिएट कराने की बात कर रहे हो तो एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। तो लैटिस एनर्जी को मैं डिफाइन कर देता हूँ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to form 1 mole of an ionic compound from its, है ना, from its constituent एटम्स। किस में से, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में से। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आ रही है? ठीक, देख रहे हैं साफ दिख रहा है नहीं? या ऐसे भी कह सकते हो और करके कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, किसमें बच्चों, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करोगे तो लैटिस एनर्जी नेगेटिव रहेगी क्योंकि वो खुद पार्टिकल्स वर्क करेंगे, और यहाँ की बात करोगे तो लैटिस एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहेगी। डिसोशिएट करा रहे हो ना आप, बॉन्ड जो बना है उसको क्या करा रहे हो, ब्रेक करा रहे हो, तो ब्रेक कराने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करोगे तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। देख लो बेटा एक बार, लैटिस एनर्जी ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेबिलिटी के लिए, मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि लैटिस एनर्जी जो है चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चाहो तो आपका चेक भी कर सकते हो, जैसे NaCl है और MgCl2 है, तो बताओ किस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। पहले प्रायोरिटी चार्ज को देना बेटा, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, इनका तो फिक्स ही है -1 तो चार्ज जो है वो Mg2+ का ज़्यादा है, इसीलिए लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बताओ आ रही बात समझ में? अप्लाई करके भी बता दिया मैंने, नोट कर लो बेटा। फिर मैं बॉर्न-हैबर साइकिल बताता हूँ आपको, जल्दी से नोट कर लो। कर रहे हो ना नोट? देखो एक भी चीज़ छाप के नहीं लाता हूँ मैं, तुम्हारे सामने लिखता हूँ ताकि तुम भी साथ साथ लिखो और इम्पोर्टेंट समझो नोट्स की। आखिर में यही तुम्हारे साथ रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना दोस्त रहेंगे, ना वो रहेगी, मतलब रहेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होती है सर? ये वो साइकिल है बेटा जो आपको बताती है कि जन्म से लेके, है ना, मृत्यु तक आयनिक कंपाउंड कैसा, क्या क्या स्टेप, उसका बचपना कैसा रहा होगा, उसका एडोलेसेंट एज कैसी रही होगी, उसका बुढ़ापा कैसा रहा होगा, मतलब सारे प्रोसेस जो उसकी लाइफ साइकिल में थे वो आपको कौन बताती है, बॉर्न-हैबर साइकिल। तो बॉर्न-हैबर साइकिल में हम आयनिक कंपाउंड का एक कुंडली बनाएंगे, किस तरीके से वो फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले वही एग्जाम्पल अपना, ठीक है, सोडियम। ध्यान से देखो बेटा, नेचर में ये कैसे पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम कैसे पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है सर, सही बात है। चलो उसके बाद क्लोरीन कैसे पाया जाता है सर? जो क्लोरीन है ना वो Cl2 गैस की तरह, क्या इसी फॉर्म में ये कंबाइन करके NaCl बना लेते हैं? क्या इसी फॉर्म में ये कंबाइन करके NaCl बना लेते हैं? मैं देख रहा था कि ब्लड तो नहीं होता है जब कैमरे से इधर को जाओ, है ना। चलो
नहीं सर, इस फॉर्म में तो नहीं होगा। पहले तो आप इसको Na पॉजिटिव बनाओ, और Na पॉजिटिव बनाना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब आयोनाइजेशन करवाना। और क्या मैंने आपको बताया है आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन का मतलब है सर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, ये मत भूल जाना सर। तो अभी ये कैसा है? सॉलिड। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करूँगा, और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है सर। उसके बाद इसे इलेक्ट्रॉन गेन करा मतलब लॉस करवा देंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस करवाओगे तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये लो, दिख रहा है बेटा? ठीक है। तो ये क्या बन गया? आइसोलेटेड गैसियस कैटाइन बन गया, ठीक है सर। यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी यार? वो एनर्जी, इसको यहाँ लिख दूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, और इसको यहाँ पे जो एनर्जी लगती है उसी को तो कहते हैं सर आयोनाइजेशन एनर्जी। इधर देखो, Cl2 गैस जरूर है, बट डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करवाया जा सकता है सर। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे हमें इसको पहले क्लोरीन एटम बनाना पड़ेगा, और बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है सर। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखूँ ना बेटा, 2NaCl, ऐसी तो आएगा, ठीक है। तो हमारे को यहाँ कितना करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे 2 से रखना पड़ेगा, मतलब ये जो एनर्जी आएगी 2 के लिए आएगी, डिवाइड करोगे 2 से तो किसके लिए आएगी? 1 के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो आप, अब इलेक्ट्रॉन गेन कराओ। इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी Cl-। अब इनमें हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस एनर्जी को आप क्या कहोगे? लैटिस एनर्जी। और इन सब के बाद ही क्या होगा? इन सब के बाद ही फॉर्मेशन होगा NaCl का। यही है बेटा बॉर्न-हैबर साइकिल। यही क्या है? बॉर्न-हैबर साइकिल, जो कि कहती है कि वेदर द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, और मतलब थर्मोकेमिस्ट्री का भी लॉ है ये, और मल्टीपल स्टेप्स, देन एंथैल्पी चेंज ऑफ दैट प्रोसेस इज सेम। उस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज कैसा रहेगा? सेम रहेगा, चाहे आप सिंगल स्टेप वाला देख लो चाहे मल्टीपल स्टेप्स वाला। तो इस पूरी रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगी? देखो आप सर, इस पूरी रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वो आ जाएगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के लिए। अब आप कह रहे हो 2 चाहिए, है ना? या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा, वो 2 के लिए लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखो आप, या इसको मैं थोड़ा आसान कर दूं आपके लिए, देखो इसको हाफ कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ? हाफ। देखो अब सही हो गया मामला। चलो अब देखो, जो पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आधा। 1 मोल के लिए लगती है ना, वहाँ कितना यूज़ हो रहा है? आधा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? लैटिस एनर्जी। तो इस रिएक्शन के दौरान ये मल्टीपल स्टेप्स हुए हैं, और चाहे ऐसे एंथैल्पी का चेंज देखो चाहे ऐसे देखो, एंथैल्पी एक तरीके से एनर्जी है बेटा। एंथैल्पी क्या है? एनर्जी। तो वो एनर्जी चेंज क्या आएगा? सेम आएगा। यही है आपकी क्या? बॉर्न-हैबर साइकिल। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, करेंगे एक बार, देख लो आप आराम से। चलो रब कर दूं? ठीक, देखते हैं सर क्या क्वेश्चन आया है। लैटिस एंथैल्पी यहाँ कर रखा है, पढ़ ही लिया हमने।
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और पढ़ लेते हैं, फिर आएगा क्वेश्चन देखने। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड देखो आप, यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसमें, ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं। मोस्टली आयनिक कंपाउंड कैसे रहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो दे एग्जिस्ट, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कैसे एग्जिस्ट करेंगे बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह, ठीक है। सर कंडक्टिविटी की बात कर लो, कंडक्टिविटी जो है ना इनकी सॉलिड स्टेट में तो नहीं होती है, इनकी कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में नहीं होती है, इनकी कंडक्टिविटी होती है एक्वस स्टेट में। मतलब जब आप इनको क्या कर दो, पानी में डिसॉल्व कर दो या मेल्ट कर दो, तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये किस में डिसोशिएट हो जाते हैं, अपने आयंस में। अब आयंस में डिसोशिएट हो रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, तो फिर कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसके वजह से होती है, या तो आयंस की वजह से, साथ साथ उन आयंस की मोबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर चल नहीं फिर नहीं रहे वो आयंस तो बेकार है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे, दे आर गुड कंडक्टर, कहाँ पे बच्चों, मोल्टन या फिर और इन एक्वस फॉर्म, कहाँ पे, या तो मोल्टन फॉर्म में या फिर कहाँ, एक्वस फॉर्म में, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं, क्यों नहीं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस होंगे ही नहीं तो काहे का करंट होगा सर, है ना। करंट का फ्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है सर, समझ आ रहा है। और बताओ सर, और बताओ, और क्या बताना है यार तुम्हें, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होता है बच्चों, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीज़न क्या है, रीज़न है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है सर, ये बात भी समझ आ रही है। अब आप देखो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म। क्या होता है सर आइसोमॉर्फिज्म, एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। आइसोमॉर्फिज्म होता है बच्चों जिस ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसमें एनायन और कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो लो सर एग्जाम्पल आप किसका लोगे, है ना, आइसोमॉर्फिज्म में एग्जाम्पल किसका लोगे आप एग्जाम्पल लेना चाहो सोडियम फ्लोराइड का ले लो, ठीक है। ठीक है सर, और किसका लोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का ले लो, सेम आएगा क्या नहीं आएगा, देखें एक बार लिख के। सोडियम का कितना 11 है इसका, चलो देखना एक बार। सोडियम की कन्फिगरेशन क्या आएगी बेटा, सोडियम की कन्फिगरेशन आएगी इसमें 1s2 2s2 2p6, और फ्लोराइड आयंस की क्या आएगी 1s2 2s2 2p5, तो होती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 2p6। तो देखो कैटाइन और एनाइन की कन्फिगरेशन क्या है, सेम है। यहाँ चेक करना बेटा Mg2+ में, Mg2+ में क्या रहेगा, मेरे ख्याल में कितना होता है इसका 12 होता है ना, देखो 1s2 2s2 है ना, और 2p6, ठीक है बताओ 2s2 2p6, इसको वो कर लेना, इसको फ्लोरीन कर दो तब सही रहेगा ये MgF2। फ्लोरीन का लिख लो, फ्लोरीन का भी तो सेम आएगा 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे कैटायन और एनाइन की कन्फिगरेशन क्या है, सेम है। ऐसे आयनिक कंपाउंड्स बेटा जहाँ पे कैटायन और एनाइन की कन्फिगरेशन क्या रहती है, सेम, वहाँ उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, दोज
ionic compounds which have similar electronic configuration of cation and anion are said to be isomorphous. उनको क्या कहा जाता है? आइसोमॉर्फस कहा जाता है। बताओ आ रही है बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया? प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया। नोट कर लो आप। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है बॉर्न-हैबर साइकिल का ही है, आराम से करना है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं। कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मेंटेन होनी चाहिए। तो क्वालिटी के लिए तो हम क्वेश्चन लाए हैं, क्वांटिटी ज़्यादा रहे तो इसलिए आप स्पीड बढ़ाने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। चलो देखते हैं सर क्या क्या दिया है। बॉर्न-हैबर साइकिल फॉर KCl, किसके लिए बच्चों? KCl के लिए कह रहे हैं। ठीक है सर, KCl बनेगा कैसे? देखो ये रहा आपका Cl2, तो इसको मैं हाफ कर दूं, इस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पे सबसे पहले ये सॉलिड रहा होगा बेटा, तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? गैस। सॉलिड से गैस में क्या लगती है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पे क्या लगेगी? यहाँ पे लगेगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दिख तो रहा है ना, चुन्नू चुन्नू सा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लॉस कराओगे, K+ बनेगा, तो क्या लगेगी? तो लगेगी आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इधर आ जाओ सर, यहाँ पे क्या बनाओगे आप? पहले गैसियस एटम बनाओगे, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, बट वो 1 मोल के लिए होती है, और यहाँ कितना है? आधा मोल, तो इसको डिवाइड कर देना 2 से। देन आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे सर, इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे तो लगेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये कितना आ जाएगा? Cl-। अब जब आप इन दोनों को कंबाइन करवाओगे तब आपकी लगेगी क्या? लैटिस एनर्जी। तब आपकी लगेगी लैटिस एनर्जी। तो ये सारी एनर्जीज को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाएगी। अब इसमें से देख लो क्या चीज़ दी है हमें। फॉर्मेशन ऑफ फॉर KCl आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? KCl आना चाहिए। इसको सही कर लें। कितना था? अच्छा, KCl देखना फॉर KCl, ये है क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है ना, ये KCl की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अब ट्राई करो आप लोग, अब नहीं होगा गलत। हाँ सर, अब तो सही कर ही दिया आपने। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या क्या एनर्जीज आपकी यूज़ होंगी? देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, ठीक है, इसमें लगेगा आपका सब्लिमेशन वाली एनर्जी। ठीक है, इसमें लगेगी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें लगेगी हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसमें लगेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और क्या लगेगी बच्चों? लैटिस एनर्जी। अब मैं अपना हथियार उठा लेता हूँ, आप भी तैयार हो जाओ क्योंकि हमें ना क्वेश्चन करना है तो कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जल्दी आओ बेटा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है? -436.7, और सब्लिमेशन की एंथैल्पी कितनी दी है? 89.2। सबकी यूनिट सेम है तो हमें ज़्यादा अच्छा कुछ कन्वर्ट करना नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 419, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है 243, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -348.6, और लैटिस एनर्जी तो निकालनी है सर। लैटिस एनर्जी जो है आपको फाइंड करनी है, तो आप तैयार हो जाओ जल्दी से। देखो बेटा 89.2, ठीक है, इसको ऐड करो 89.2 प्लस 419, तो 508.2 आ रहा है, और इसको भी कर लो आप, ये कितना हो जाएगा? 12 है ना, और 121.5, ये कितना हो जाएगा? 121.5। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 629.7 और
348.6। ठीक है सर, इसको सॉल्व कर लो आप, -348.6, तो ये आ रहा है भाई प्लस का बच्चों कितना, 281 पॉइंट, ठीक है 1, कितना आ रहा है 281.1, और यहाँ से क्या आ गया आपका लैटिस एनर्जी, और ये रहा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है सर, अब लैटिस एनर्जी को एक तरफ कर लो आप और इसको सॉल्व कर लो, देखो तो -436.7 और ये भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा 281.1। ठीक, तो यहाँ से लैटिस एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखो आप 436.7 281.1, तो ये आ रहा है भाई -717.8 किलो जूल पर मोल, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या है -717, देख लो बेटा। ठीक है, NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आया होगा, तो 4 मार्क्स का रहेगा आपका, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, तो कोशिश करना कि अप्रोच करो ताकि आसपास आंसर भी हो तो आपको मार्क्स मिल जाएं। है कुछ नहीं, वही जो बॉर्न नेबर साइकिल मैंने पढ़ाई थी, अलग अलग कंपाउंड के लिए आपसे डाटा दे के पूछ सकते हैं, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और है, उसको आप लोग ट्राई करना, ठीक है, एक क्वेश्चन और लाए हम, उसको आप ट्राई करना। हटा दें इसको, आंसर चेक कर लो भाई। नेक्स्ट देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na+ फॉर्मेशन फ्रॉम Na, IE दे रखी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है, लैटिस एंथैल्पी दे रखी है, आपको निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। बताओ कर लोगे कि नहीं, या कराना पड़ेगा, बताओ बचुआ लोग, खुद से कर लोगे या कराना पड़ेगा सॉल्व। माइक निकल, देखो आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से अप्रोच करना है। स्टेप्स वही है यार, NaBr है, बस इस बार अंतर क्या है, NaBr है, ये लो Br2 गैस, ठीक है, और हाफ कर देते हैं सर, कहाँ आप चक्करों में पड़ोगे, ये लो NaBr। पहले स्टेप में लगेगा बेटा क्या, सब्लिमेशन वाली एनर्जी दे रखी है क्या, लैटिस एंथैल्पी दे रखी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है। लैटिस एनर्जी तो दे ही नहीं रखी, वो क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन तो गायब है, इसके बिना कैसे अप्रोच करोगे, कहीं दिया भी नहीं है। ठीक, इसके बाद ये बनेगा, यहाँ क्या लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। देन इधर आ जाओ आप, पहले आप इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ लगेगा, फिर आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे, इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी, और जब इन दोनों को कंबाइन करके आप ये बनाओगे तो क्या लगेगी, लैटिस एनर्जी, और जब आप इधर से ये काम करवा रहे हो तो यही क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, देख लेना, वैल्यूज़ कुछ मिसिंग लग रही है मुझे, ठीक है, ये सब वैल्यूज़ पता होंगी तो आप कर लोगे। अब आ जाओ बेटा, आयनिक बॉन्ड खत्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। ठीक है, नेक्स्ट बात हम किस पे कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। क्या है सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भाई कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बताती है। आयनिक बॉन्ड तो आपने देख लिया कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फिर अगर मैं बात करूं आपसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बताती है। ठीक है, it tells us about formation of कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ से हमें किसके बारे में पता लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में। सर कैसे फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो यार कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। आयनिक बॉन्ड तो आपने देखा कंप्लीट ट्रांसफर से होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, इट स्टेट्स दैट
कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेगा, इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगी, ठीक है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स जिनमें की क्या हो, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसका, ऑफ अपोजिट स्पिन। अभी समझाते हैं बेटा, समझ आ जाएगा, ध्यान से समझना। वीबीटी क्या कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सर वैलेंस शेल की जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और खासकर ये जरूर देख लेना सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। स्पिन से क्या मतलब है सर, भाई अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो मैंने आपको एक स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाया था ms से, जिसको डिनोट करते थे, और जिसकी वैल्यू क्या हो सकती थी, जिसकी वैल्यू हो सकती थी -½ और +½ तो इनके कहने का मतलब भी यही है कि सर अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनवाना है ना, तो आपको एक तो पहली बात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी रखनी पड़ेगी, अपोजिट। जैसे ये ऊपर को है एरो, तो ये क्या बता रहा है, अप स्पिन, ये नीचे को है एरो तो ये बता रहा है डाउन, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, और इसी को क्या कहोगे आप, कोवेलेंट बॉन्ड कहोगे, ठीक है। कभी कभार बेटा ऐसा भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, ठीक है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। कभी कभार ऐसा होगा ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट करेगा वो एक ही एटम होगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा वो एक ही एटम होगा, तो होगा क्या, ये इस तरीके से। आ रही है बात समझ में कि नहीं? तो ये क्या बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सहायता से बना है सर किसके, ए वाले बॉन्ड के। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना है, केवल एक एटम की हेल्प से बना है, जिसमें कि आपका क्या है, ए एटम का इन्वॉल्वमेंट है। बताओ, तो अंतर बनने से पहले का है, बनने के बाद तो कोवेलेंट बॉन्ड भी वैसा ही दिखता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी वैसा ही दिखता है। बनने से पहले की कंडीशन अलग है, कोवेलेंट में इक्वल पार्टिसिपेशन होता है जिन एटम्स के बीच बॉन्ड बन रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट में एक ही एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट करता है या शेयरिंग में आगे को पुट फॉरवर्ड करता है। बताओ वीबीटी समझ आ गई कि नहीं? ठीक है सर, वीबीटी तो आ गई। और बताओ इसमें कैसे कैसे ओवरलैपिंग होती है, तो आपने डिब्बे बना दिए। चलो ऑर्बिटल्स के टर्म्स में बताते हैं, इतना नोट कर लो आप, ठीक है। देखो ओवरलैपिंग कितने तरीके से हो सकती है, देखो दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है भाई, ठीक है। कैसे कैसे, एक तो है आपकी क्या बोलते हैं उसको, कोलैटरल वर्ड बोल दें या एंड टू एंड ओवरलैप बोल देते हैं। एंड टू एंड वर्ड सही है, ठीक है। हम बोल देते हैं क्या, अरे देखो हम बोल देते हैं एंड टू एंड ओवरलैप। एक होता है बच्चों एंड टू एंड ओवरलैप, और एक होता है साइड वाइज ओवरलैप। सर बना के दिखाओ कोई, देखो आप, एंड टू एंड का मतलब क्या है, जैसे ये रही आपकी p ऑर्बिटल, कोई भी है, अभी मान लेते हैं px है, ठीक, और ये है आपकी x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक। ऐसी दूसरी p ऑर्बिटल है, ऐसी क्या है, दूसरी p ऑर्बिटल है इस प्रकार, ये क्या है px। तो जब इन दोनों में बेटा ओवरलैपिंग होगी, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो आपको दिख रहा है ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, मतलब कुछ देर बाद आपको कुछ ऐसा सूरत हाल दिखेगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं? तो px और px ने अलोंग x एक्सिस क्या किया, साइड वाइज ओवरलैपिंग करी, है ना, क्या किया, साइड वाइज ओवरलैपिंग करी, जिसकी वजह से इनका वन लोब इंट्रैक्शन हुआ। और बेटा जब भी वन लोब इंट्रैक्शन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है वन वन लोब के इंट्रैक्शन से। दोनों p ऑर्बिटल की एक ही लोब ने क्या किया, इंट्रैक्ट किया। देख ही रहे हो आप? हाँ सर देख रहे हैं। अगला अगला देखो आप, अगला
अगला है बेटा साइड वाइज ओवरलैप। अगला क्या है? साइड वाइज ओवरलैप है। ये कैसे होता है सर? साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होती है देख लो यार, ये लो ऑर्बिटल मतलब एक्सिस अभी भी एक्स ली मैंने, इस बार मैं पी वाई और पी वाई एक्सिस को एक दूसरे की मतलब ऑर्बिटल्स को एक दूसरे की तरफ अप्रोच करा रहा हूँ। तो आप देखो जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये वाली ऊपर वाली लोब तो इसके ऊपर वाली लोब के साथ ओवरलैप करेगी और नीचे वाली लोब इस नीचे वाली लोब के साथ। तो बनेगा क्या सर? सूरत हाल किस प्रकार होगा? तो वो कुछ इस प्रकार होगा मेरे लाल। देखो ये एरिया आपका क्या आ जाएगा? ओवरलैपिंग वाला। और इसी को आप कहते हो पाई बॉन्ड। इसी को क्या कहा जाता है? पाई बॉन्ड कहा जाता है। बनता कैसे है पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड बनता है भाई जब टू लोब इंट्रैक्शन होता है। पाई बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या है? टू लोब इंट्रैक्शन। आ रही बात समझ में कि नहीं? वन लोब इंट्रैक्शन है तो सिग्मा बॉन्ड, और टू लोब इंट्रैक्शन है तो क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। बताओ, सिग्मा और पाई का फॉर्मेशन देख लिया हमने। उसके बाद बात आती है सर और भी कोई इंट्रैक्शन हो सकता है? हाँ यार, फोर लोब इंट्रैक्शन हो सकता है। वो मतलब आपके बुक्स वगैरह में तो दिया नहीं रहता है। अगर फोर लोब इंट्रैक्शन होगा तो डेल्टा बॉन्ड बनता है, और इकलौती एक ही ऑर्बिटल है जो कि ये कर सकती है ऐसा काम। किसके पास होती है फोर लोब? सर एस के पास सिंगल लोब होती है, पी के पास दो लोब होती हैं, डी ऑर्बिटल ही ऐसी है जिसके पास क्या होती हैं? चार लोब होती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स विल फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, तो आप ध्यान रखना एस और पी वाले तो वैसे ही एलिमिनेट कर देना, डी ऑर्बिटल ही बनाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर, आगे बात समझ में। चलो फिर पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखना बहुत ध्यान से। अगर एस ऑर्बिटल और पी एक्स को हम कंबाइन करवा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस बताना जरूरी है बेटा, है ना? एक्सिस बताना क्या है? जरूरी है। ठीक है सर, तो बताओ आप क्या होगा? बना के देख लो यार, हम बताएं तुम्हें। देखो ये रही एक्स ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। ये रही एक्स एक्सिस और यहाँ पे रही आपकी पी एक्स ऑर्बिटल। चेक करो, ये वाला लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और आपको क्या देखने को मिलेगा? सर हमें देखने को मिलेगा कि वन लोब इंट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है? वन लोब इंट्रैक्शन। और वन लोब इंट्रैक्शन में क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो एस और पी एक्स के कॉम्बिनेशन से अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनेगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सर ऐसे ही पी वाई के अलोंग करवा लो। ठीक है, तो पी वाई के अलोंग एक्स एक्सिस तो बॉन्ड बनने से रहा यार। ट्राई कर लेते हैं सर, ट्राई करने में क्या जा रहा है? लो ट्राई बट डोंट क्राई। देखो एक्सिस ऐसी है, ठीक है। अब जब इधर से आप आओगे तो इसका नोडल, ये जो नोड है, नोड के साथ ये टच करेगा, मतलब जीरो ओवरलैप होगा। इस समय क्या होगा? जीरो ओवरलैप होगा, जिसको आप कहोगे नो बॉन्ड फॉर्मेशन, या आप ये कह दो सर क्या? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हमें इतना समझ आ गया सर, अगर एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल के साथ वही पी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा जिस एक्सिस के अलोंग आप ओवरलैप करा रहे हो। ठीक, तो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि एस और पी एक्स केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पी वाई और पी जेड अलोंग एक्स एक्सिस के कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। हाँ सर, आगे बात समझ में। सिमिलरली मैं बात करूं एस और पी वाई, ठीक है, स्मॉल ही है बेटा ये पी, अलोंग वाई एक्सिस तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि अब आप बार बार बना के देखो या आप ये ध्यान रख लो, जिस एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कराया जा रहा है अगर वही वाली ऑर्बिटल है तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा एस और पी के केस में। अगर बेटा पी एक्स और पी जेड है, स्मॉल पी है यार, है ना, तो कहाँ से? अलोंग वाई एक्सिस, तो नो बॉन्ड। वहीं अगर सर पी जेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनवाना पड़ेगा, तब जाके सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और कहीं अगर आप पी एक्स और पी वाई का अलोंग जेड एक्सिस बनवाते हो
तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, तभी क्वेश्चन से अप्रोच हो पाएंगे। ठीक है, अभी सीख लो, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। देख लो, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं एस और पी के केस में। एस और एस के केस में करना चाहो कर लो, वो तो हमेशा ही किसी भी एक्सिस के अलोंग ले आओ, एक्स वाई जेड, हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। उनके पास इसके अलावा कोई और कोई पॉसिबिलिटी भी तो नहीं है। देखो आप, ये रही एस ऑर्बिटल, ये रही दूसरी एस ऑर्बिटल, किसी भी एक्सिस के अलोंग ले आओ, हमेशा क्या होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक ही लोब है उनके पास, और वो भी कैसी है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। एस ऑर्बिटल कैसी होती है, एस ऑर्बिटल होती है स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल है सर, कहीं से भी बॉन्ड बनवा सकते हो। एस और पी और एस और एस के कॉम्बिनेशन कर दिए। नेक्स्ट हम करेंगे पी और पी के कॉम्बिनेशन, तो ध्यान से देख लेना आप लोग, ये केस समझ लो और नोट कर लो। ठीक है, हटा रहे हैं अब इसको। नेक्स्ट बात हो रही है बेटा पी और पी वाले ओवरलैप्स की। ठीक है, पी प्लस पी ओवरलैपिंग की कब होगी सर, कब नहीं होगी, कब होगी तो सिग्मा बनेगा, कब पाई बनेगा। तो देखना आप जरा, पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे पी एक्स और पी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। कहाँ पे, पी एक्स और पी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस बना लो सर। ये लो एक्स एक्सिस, एक्सिस भाई कोई भी हो सकती है, फिक्स नहीं है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है ना। तीनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ये बात फिक्स है। अब आप उसे कहीं भी बना लो। ठीक है, तो अभी हम इसको एक्स मान के चल रहे हैं, और कुछ ना दिया हो तो आर्बिटरी जेड एक्सिस को माना जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये रहा सर आपका एक पी एक्स, और ये रहा दूसरा पी एक्स। करा दो यार ओवरलैप, हमारा क्या है ये, देखो। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपको वन लोब इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, वन लोब इंट्रैक्शन देखने को, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं पी एक्स और पी एक्स को अलोंग वाई एक्सिस ले आओ। कहाँ से ले आओ, अलोंग वाई एक्सिस, ऊपर से उठा के ले आओ सर। या क्या, या इसको वाई मान लो। मैंने क्या कहा, कोई भी एक्सिस कुछ भी हो सकती है, बस होना ये चाहिए कि जो दूसरी होगी ना वो उसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसको x मान लो। ये रहा आपका px और ये रहा दूसरा px। तो px और px जब y एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करेंगे तो ये वाली लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, है ना। और देखने को क्या मिलेगा आपको, हमें क्या मिलेगा सर देखने को, देखो मेला तो देखने गए नहीं थे हम कल का, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये लो, दो लोब का इंटरेक्शन हो गया सर, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो आपने देख लिया ना कि अगर पी ऑर्बिटल जो है उसी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करा रहे हो तो सिग्मा, और अगर जो पी ऑर्बिटल है उससे दूसरी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करा रहे हो तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड। नहीं यकीन हो रहा है तो आप जेड के अलोंग भी ट्राई कर लेना। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको एक जगह कंक्लूड कर दूं मैं, नोट कर लो, फिर कंक्लूड कर देते हैं। ध्यान ये रखना है, एक्सिस और ऑर्बिटल की एक्सिस सेम तो सिग्मा बॉन्ड, एक्सिस और ऑर्बिटल की एक्सिस अलग अलग, पी के केस में तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा देखो, बात कर रहे हैं px की, px के साथ अलोंग x एक्सिस। तो अभी तो देखा था सर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, px का py या फिर px के संग ही कर लें पहले। ठीक है, पहले px के संग कर लें, px का px के संग अलोंग y एक्सिस क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। सिमिलरली px का px के संग अलोंग z एक्सिस भी बनेगा पाई बॉन्ड। फिर बात कर लो आप py की, तो py और py में अलोंग y एक्सिस तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, लेकिन अगर आप बात करोगे, ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन कहाँ पे बेटा, अलोंग x या फिर z एक्सिस, तो इसमें क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है।
वहीं अगर पी जेड और पी जेड की बात करोगे किसमें सर, जेड एक्सिस के अलोंग, तो आपको देखने को मिलेगा सिग्मा बॉन्ड। और अगर आप पी जेड और पी जेड किसी और एक्सिस के अलोंग ला रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये भी हमने एक पॉसिबिलिटी कर ली। सर आपने वो नहीं कराया जब अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगी, है ना, मतलब हमेशा आप पी एक्स करवा रहे हो या पी वाई करवा रहे हो, कभी आपने ऐसे नहीं करवाया सर जिसमें कि क्या हो, पी एक्स और पी वाई हो। बेटा कभी बॉन्ड नहीं बनेगा, उनका नोडल प्लेन आपस में टकरा जाएगा, किसी भी एक्सिस के अलोंग क्यों ना हो। पी एक्स और पी वाई फिर किसी भी एक्सिस के अलोंग क्यों ना हो, वहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही पी एक्स और पी जेड किसी भी एक्सिस के अलोंग क्यों ना हो, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। और पी वाई और पी जेड किसी भी एक्सिस के अलोंग क्यों ना हो, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ध्यान ये रखना है, सिमिलर टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल ही बॉन्ड बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना रहे। सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जितनी भी पी ऑर्बिटल्स में ओवरलैप हो सकते हैं पहले बना के देखा हमने। अब बार बार एक एक केस कहाँ बनाने के लिए बैठोगे, है ना। तो आप ध्यान रख लो कि अगर ऑर्बिटल और एक्सिस सेम है जिसके थ्रू ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा, अगर ऑर्बिटल्स और एक्सिस की जो है ना डायरेक्शन वो अलग अलग है तो पाई। बट शर्त ये है सर कि जो दोनों पी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम। डिफरेंट होगी तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। डी ऑर्बिटल का भी बता दो सर, डी ऑर्बिटल से क्या है आपकी दुश्मनी। देखो डी ऑर्बिटल आप पता भी तो हो आपको कितनी तरीके की होती है। एक होती है बेटा अलोंग द एक्सिस, ये देखो इसको कहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आप क्या कहते हो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसी दूसरी ऑर्बिटल है जो कि क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो क्या बॉन्ड बनेगा सर बताओ तो, किस एक्सिस के अलोंग। चलो यार एक्स एक्सिस के अलोंग ले आना, किसके अलोंग ले आना, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये रही सर आपकी एक्स एक्सिस, इसके अलोंग लाएंगे ना तो ये वाली जो लोब है ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगी और हमें साफ साफ दिख रहा है सर वन लोब इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जब एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। वाई एक्सिस के अलोंग लाओगे तो भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है ना, वाई एक्सिस के अलोंग लाओगे तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जेड एक्सिस उसमें है ही नहीं, ठीक है सर। और देखो डी एक्स वाई को चेक करना तो मेरे लाल, ये बिटवीन द एक्सिस होती है। कितना खराब बना रहे हो सर, ये क्या होती है, बिटवीन द एक्सिस होती है। सही बना देते हैं। डी एक्स वाई जो होती है बिटवीन द एक्सिस होती है। ये अभी भी बनी तो सर वैसी है, हाँ अभी भी ख़राब बनी है, तो ड्राइंग थोड़ी आती है हमको, ऐसी है ड्राइंग मैथ सब में डब्बा गोल है। अब देखो आप आगे यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग बात करूँ तो देख लो आप एक्स एक्सिस के अलोंग जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इसको वाई कर लो, इसको भी वाई कर लो, ठीक। तो ये वाली लोब इसके साथ और ये वाली लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। मतलब क्या है सर, मतलब क्या है, मतलब ये है कि टू लोब इंट्रैक्शन हो रहा है, और टू लोब इंट्रैक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अंतर समझ आ रहा है, कब सिग्मा बनेगा कब पाई बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप डी वाई के अलोंग भी ला सकते थे, है ना, तो भी क्या होता, ऊपर से उठा के लाते इसको, तो ये वाली लोब इसके साथ और ये वाली लोब इसके साथ इंटरेक्ट करती। मतलब सर अगर जो डी ऑर्बिटल्स की एक्सिस है उसी के अलोंग अगर हम उन्हें अप्रोच करा रहे हैं तो पाई बॉन्ड, है ना, ये है। बताओ सारी पॉसिबिलिटी हो गई, डी और पी के साथ भी हो सकती है, भाई इन अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक, कोई हिसाब नहीं है। अब आप बताओ सर ओवरलैपिंग अच्छी कब होगी, बेकार कब होगी, है ना, बहुत अच्छी कब होगी, बहुत बेकार कब होगी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरलैपिंग की, कब ओवरलैपिंग बेटा अच्छी होगी, है ना, और कब बेकार होगी। तो किन चीज़ों पे ओवरलैपिंग आपकी अफेक्ट करेगी बताओ।
किन चीज़ों पे ओवरलैपिंग अफेक्ट करेगी, ध्यान से देखना आप। अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं आपसे, तो ओवरलैपिंग जो है वो डिपेंड करेगी साइज पे। ध्यान से सुनना बात, एक बार आपके पास छोटे साइज की ऑर्बिटल है और एक बार आपके पास क्या है, बड़े साइज की ऑर्बिटल है, तो मुझे बताओ इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ पे होगी। सर ओवरलैपिंग होती थी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे ना। अब बात यहाँ पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी की है। एक छोटा सा रूम है, उसमें से आपको है ना स्मॉल कोई बीट गिर गया है वो निकाल के लाना है। एक बड़ा रूम है, अलग अलग कलर के बीट्स पड़े हुए हैं या बॉल्स पड़ी हैं, तो छोटे रूम में जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी बॉल मिलने की, क्योंकि कम जगह हमें हाथ पैर पटकने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं बड़े रूम की बात करूं तो वहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों, हर बॉल को आप पकड़ के देखोगे, नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ज़्यादा है। तो वही वाली बात यहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर छोटे साइज की ऑर्बिटल है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्या ज़्यादा हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है। और पहला फैक्टर इसमें आ जाएगा बच्चों साइज का। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ओवरलैपिंग। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि यार अगर साइज स्मॉल है ना, अगर साइज छोटा है तो फिर वॉल्यूम भी कम होगी उसके, उनकी वॉल्यूम कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होती है सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? भाई इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में। नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है सर? नॉर्मल डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कर लो, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी कर लो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो। ठीक, इसको क्या कर लो, चार्ज डेंसिटी कर लो। तो चार्ज डेंसिटी क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज तो उतना ही है, अगर वॉल्यूम कम है तो वो फ्रैक्शन क्या है, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा, डिनोमिनेटर ज़्यादा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। तो यही रीज़न है बेटा कि अगर मैं 1s और 1s के बीच ओवरलैप कराऊँ, 2s और 2s के बीच ओवरलैप कराऊं, तो ओवरलैप अच्छा कहाँ पे होगा सर? ओवरलैप अच्छा होगा 1s और 1s में, क्योंकि फर्स्ट सेल का साइज ऑब्वियस है यार छोटा होगा, न्यूक्लियस से पास है। देन सेकंड सेल का साइज कंपैरेटिवली क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है सर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डिफरेंट शेल नंबर है और सेम क्या है, सब शेल है, तो हमें करना क्या है, आप ध्यान रखना, ओवरलैपिंग डिपेंड करेगी किस पे, डिपेंड्स अपॉन n, जो कि क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा तो साइज ज़्यादा है ना, तो हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग जो है वो इस केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, n की वैल्यू के। बताओ, n की वैल्यू से ही तो साइज डिसाइड होता है। रेडियस के फॉर्मूले में भी तो आता है n, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो n की वैल्यू जितनी कम, रेडियस उतनी कम, चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा। पहला फैक्टर समझ आ गया। बताओ दूसरे फैक्टर पे बात करते हैं, फिर नोट कर लो इसको। देन हम दूसरे फैक्टर पे आते हैं जो कि है बेटा डिफ्यूज़न। ठीक है, जो कि क्या है आपका, डिफ्यूज़न है। चल नेक्स्ट फैक्टर है सर, आप बता रहे हो डिफ्यूज़न, मतलब क्या है उसका? डिफ्यूज़न का मतलब है यार वो कितना है ना, उस रीजन में स्प्रेड आउट हो रखा है। अगर आप s ऑर्बिटल को देखो तो स्फेरिकल होता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है। वहीं p ऑर्बिटल को देखो डम्बल शेप होता है, तो उतनी तरीके से उसका जो लोब है वो स्कैटर्ड नहीं होता है। d ऑर्बिटल और बेचारा 4 हिस्सों में टूट गया। तो उसी तरीके से डिफ्यूज़न का अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूज़न के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ओवरलैपिंग। डिफ्यूज़न की क्या होगी बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ओवरलैपिंग, क्योंकि ज़्यादा जगह में अगर वो ऑर्बिटल स्कैटर्ड है तो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे डिफ्यूज़न का मतलब है, ठीक है, स्प्रेडेड लोब ऑफ
ऑर्बिटल। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? स्प्रेडेड लोब ऑफ ऑर्बिटल। मोर इज द स्प्रेडिंग, जितनी ज़्यादा स्प्रेड होगी, है ना, लेसर विल बी द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। लेसर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। एंड वीकर विल बी द ओवरलैपिंग। तो फिर ओवरलैपिंग भी क्या हो जाएगी? रिलेटिवली वीक हो जाएगी। बताओ, इतनी बात है क्लियर? ठीक है। तो सर किसका डिफ्यूजन क्या होता है? भाई डिफ्यूजन का ऑर्डर ये है, एस ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा डिफ्यूज है, फिर पी डी, और लेना चाहो तो एफ ऑर्बिटल ले सकते हो। अभी मैं सारे फैक्टर्स को कंपाइल करके भी बता दूंगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। पहले एक एक फैक्टर समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आ जाओ, नेक्स्ट फैक्टर क्या है सर? नेक्स्ट है बेटा डायरेक्शनल नेचर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डायरेक्शनल नेचर। किसके पास है सर डायरेक्शनल नेचर? एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, किसी भी एक्सिस के अलाउंग रख दो वो क्या है? वैसे ही रहेगा। फिर बात करूं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में है यार, है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी में भी डायरेक्शंस होते हैं। तो अगर डायरेक्शनल नेचर की बात करी जाए तो डायरेक्शनल नेचर का, है ना, डायरेक्शनल नेचर किस किस के पास है? एस ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल है। एस ऑर्बिटल कैसी है? नॉन डायरेक्शनल। वहीं अगर बात करी जाए P और D की, F की तो सर कॉम्प्लेक्स शेप होती है, हमें पता भी नहीं है, और P और A के पास क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर होता है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं अगर मैं, है ना, और डिफरेंट सब शेल एंड सेम शेल के लिए अप्लाई करूं, तो ऑर्डर रहेगा बेटा ये P, है ना, उसके बाद क्या रहेगा? S, फिर D, और फिर क्या रहेगा? F। सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया इसमें, डायरेक्शनल नेचर को भी, डिफ्यूजन को भी। ठीक है, सब चीज़ों को कंबाइन कर लिया है। किसको? डायरेक्शनल को भी और डिफ्यूजन को भी। ठीक है, करो तो नोट इसको आप। उसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल एक आध आपके सामने ले आते हैं, एग्जाम्पल से बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लिखूँ एक आध एग्जाम्पल, देखो 1s 1s 2s 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 2p, और उसके बाद क्या है? 2p और 2p है। कंपेयर करो इनको। इनको कंपेयर करो बच्चों, देखो क्या आएगा यहाँ पे। सर पहले तो साइज वालों को अलग कर दो। 1s का तो साइज सबसे छोटा है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, तो सबसे आगे अच्छी ओवरलैपिंग किस में हो जाएगी? 1s और 1s में। इसके बाद बाकी को कंपेयर करो आप, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब तक आपके लिए बाकी को कंपेयर करो। बाकियों में तो सर क्या है कि एस पी है एक जगह, तो मैंने आपको बताया ना पी ऑर्बिटल में अच्छी ओवरलैपिंग होती है। अब जब सबका साइज सेम ही है तो फिर आप ये वाला लगाओ ना पॉइंट, फॉर डिफरेंट सब शेल एंड सेम शेल। एक भी पी आ गया तो भी बढ़िया ही मानेंगे, ना से तो हाँ है ना सर, तो ये ऑर्डर आ गया, ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या आ गया आपके सामने ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर कहीं मिलेंगे तो आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, और बात करें और एग्जाम्पल्स पे बात, जहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन होगा। ठीक है, ये वाले तो आप कर ही लोगे, नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं किन पे? इस तरीके के एग्जाम्पल पे। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ओवरलैप बताओ। ऑक्सीजन से नीचे कौन आता है? सल्फर, सल्फर। इसका ओवरलैप बताओ, किसका ओवरलैप अच्छा होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का या सल्फर सल्फर का? बताओ कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी होगी? सर हमारे हिसाब से तो ना, आप हमें ऑर्बिटल बता दो, हम आपको बता देंगे। तो यार ऑर्बिटल तुम देखो ना, यहाँ पे क्या है? ऑर्बिटल है ये आपकी, जो ओवरलैप करेगी वो 2p, और यहाँ पे भी 2p, कन्फिग्रेशन लिख लेना। उसके बाद बात आती है सल्फर की। सल्फर में क्या होगा? थर्ड पीरियड की जो है ऑर्बिटल है वो क्या करेगी? ओवरलैप करेगी, तो 3p और 3p के बीच ओवरलैप होगा।
साफ साफ नज़र आ रहा है सर, 2p का साइज छोटा है तो ओवरलैप क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया जी। अब इधर आ जाओ आप, कार्बन कार्बन में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, फ्लोरीन फ्लोरीन में, बताओ किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। सर अगर आप यहाँ बात करते हो तो यहाँ भी 2p में ओवरलैप है, यहाँ बात करते हो यहाँ भी 2p में ओवरलैप है, हर जगह 2p है। तो अब हम कैसे फैसला करें सर, ना तो शेल अलग है ना क्या है, सब शेल अलग है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आप देख लेना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे एक लोन पेयर मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेंगे 2 लोन पेयर, और यहाँ पे क्या मिलेंगे 3 लोन पेयर। भाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। देखो आप, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे भयंकर क्या चल रहा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। उससे कम रिपल्शन यहाँ पे होगा, थोड़ा कम रिपल्शन यहाँ पे होगा, और यहाँ तो रिपल्शन होगा नहीं। तभी तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और वो क्या शो करता है, कैटिनेशन शो करता है। तो अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूँ तो ये रहेगा बेटा। क्यों है ऐसा, इसलिए है, इट इज़ ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ऐसा किस वजह से है, ऐसा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, है ना, बिटवीन लोन पेयर्स। तो ये ध्यान रखना आप, या तो सेम ग्रुप में कंपैरिजन होगा या क्या होगा, अलग अलग पीरियड में कंपैरिजन होगा। और ट्राई करना चाहते हो तो और देख लो आप, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का चेक कर लो, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का चेक कर लो। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ओवरलैप किस में हो रहा है, 2p में, और यहाँ पे ओवरलैप किस में हो रहा है, 3p में। लोन पेयर दोनों के पास है, एक एक लोन पेयर जो है वो दोनों के पास है। अब बताओ कंपेयर करके किसका ओवरलैप अच्छा होगा। अगर सर ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं तो देखो, छोटी सी जगह में वो है ना, और बड़ी जगह वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा वो अच्छा इसमें होगा। इसी बेसिस पे आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है, सिमिलर बेसिस पे आप क्या कह सकते हो, इस जगह पे सिमिलर बेसिस पे आप ये कह सकते हो, सर ये तो उसका ऑर्बिटल का साइज बड़ा है। भाई साइज ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर भी तो हैं, उन्हें क्यों भूल रहे हो आप। ये जो एबनॉर्मेलिटी आई है ये किसकी वजह से आई है, ये एबनॉर्मेलिटी आई है लोन पेयर की वजह से, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या है, इन ऑक्सीजन लोन पेयर्स आर accommodated in smaller region due to which, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से रिपल्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा। ये सेम रीज़न यहाँ आ जाएगा बेटा, सेम रीज़न यहाँ के लिए, देखो ज़रा इस बात को, ठीक है। या तो एटम्स के साथ कंपेयर करवाएंगे आपसे, या फिर क्या है, अलग अलग ऑर्बिटल्स के साथ, ठीक है सर। आगे बात समझें, चलो रब कर रहे हैं इसको बेटा, नोट कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, एक्साइटेशन थ्योरी पे बात करोगे या इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं। मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखो हालांकि पिछले सेशन से है ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे शायद ऐड करना रह गया होगा, यहाँ अप्रोच कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीसी बताओ जिसमें क्या है, जिसमें एक पाई बॉन्ड है ना, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स है। कैनोनिकल फॉर्म्स का मतलब बेटा यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। करो चेक, ध्यान से चेक करना आप। O2 है, इसमें काय का रेजोनेंस होगा सर, पाई बॉन्ड तो इसमें है, बट O2 में कब से रेजोनेंस होने लगा, कहाँ दिखाओगे रेजोनेंस, बताओ, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका SO3। SO3 का भी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी आपने सीखे नहीं है, तो बताओ सर कहाँ रेजोनेंस हो रहा है। पाई बॉन्ड भी एक से ज़्यादा है। इधर आ जाओ, कार्बोनेट में, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये है, ये क्या है, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है।
जब इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो 3 बनेंगे। क्यों? एक बार ये डबल बॉन्ड इस जगह इधर आ जाएगा डीलोकलाइज होके, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपने बना भी रखी हैं लास्ट क्लास में, वो पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं? वो सर 3 पॉसिबिलिटी हैं। और हर बार देखो एक ही पाई बॉन्ड है, हर बार क्या आ रहा है? एक ही पाई बॉन्ड। अभी तक तो ये सही लग रहा है सर। SO2 में देख लो आप, SO2 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो आपको पाई बॉन्ड ही 2 दिख जाएंगे। SO2 में क्या है? पाई बॉन्ड 2 दिख जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। सी इज़ द राइट आंसर। 2021 का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ चुका है। और क्या है सिंपल, इसमें रेजोनेंस लग रहा है, सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन यार गलत नहीं होने चाहिए। फ्री के 4 नंबर हैं, झोली में भर लेना है इनको, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड। वो कह रहे हैं है ही नहीं कोवेलेंट बॉन्ड, किस में नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस भी बना रखे हैं। KCl में सर अभी अभी तो पढ़ा है ये, तो K+ और Cl- की तरह एग्जिस्ट करेगा। इसमें तो क्या है? आयनिक बॉन्ड है। अगला देखो आप PH3 में है। हाँ, यहाँ पे क्या हो रखा है? यहाँ पे शेयरिंग हुई है और एक क्या है? लोन पेयर है। तो ये कोवेलेंट है बेटा। और चेक कर लो सर, MCQ और भी है उसमें। O2 में भी क्या रहा आपका? कोवेलेंट बॉन्ड रहा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेना, इसका पता लग जाएगा आपको, शेयरिंग से फॉर्म हुआ है। उसके बाद देखो B2H6 में भी ब्रिज बॉन्डिंग होती है, बट होता तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना। ये देखो आप, मान लिया सर ब्रिज बॉन्डिंग होती है, लेकिन बन तो रहे हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड। तो B2H6 में भी क्या है? कोवेलेंट। और एक को छोड़ के सर अभी तक तो सब में कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं। अब बचा क्या? H2SO4। और लास्ट में क्या बचा आपका? H2। अच्छा, नो पूछा है, नो पे ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारा यस हो जाएगा। नो पे ध्यान रखना। सल्फ्यूरिक एसिड का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नज़र आ जाएंगे। तो देखो आप, एक ही आयनिक क्या है? एक ही आयनिक बॉन्ड है एक ही कंपाउंड में, बाकी हर जगह क्या है? कोवेलेंट कोवेलेंट कोवेलेंट। तो हमसे पूछा है नो कोवेलेंट बॉन्ड। इस नो को ध्यान रखते हुए मैं आंसर क्या लगा दूंगा? KCl। नो को ध्यान में रखते हुए आंसर क्या आ जाएगा? KCl आ जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस। नीट का क्वेश्चन है बेटा, 2013 में अपीयर हुआ था। लुईस बेस की बात चल रही है यहाँ पे। किसकी बात चल रही है? लुईस बेस की बात। अगर आपको ऑक्टेट रूल याद हो तो मैंने बताया था लुईस बेस की तरह कौन बिहेव करना चाहेगा। सर लुईस बेस की तरह वो बिहेव करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि लुईस बेस क्या होते थे? लुईस बेस वो होते थे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते थे। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लीस्ट लाइकली बोल रहे हैं, ठीक है सर। तो आप देखो इसको BF3 को चेक करना। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। आपने नहीं बनाया है मुझे पता है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। बट आप इतना देख के बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है? BF3 क्या इलेक्ट्रॉन रिच है? नहीं सर, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। ये क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, जिसका मतलब ये तो सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसकी क्या मजाल ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे। ये तो सर खुद इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा? लुईस एसिड की तरह, ना कि सर लुईस बेस की तरह। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। और है क्या सर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन? द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तो यार MOT पे है, कराया नहीं है। ये कर लो आप, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? सही दिख तो अच्छा रहा है सर, है ना, चमकदार एकदम। बताओ पाई बॉन्ड बताओ, टोटल नंबर कितने हैं? ऐसे हल्के क्वेश्चन भी आते हैं, देख लो, ठीक है। अब तुम्हारी किस्मत रही बेटा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है। तो होपफुली ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। चेक करते हैं पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे रहा, एक पाई बॉन्ड यहाँ रहा, एक ये रहा 3, और एक ये रहे 4। अगर 4 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
सर एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, दे रखा है क्या? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सही आ गया ना आंसर? बताओ। चलो आगे देखते हैं अब, और क्वेश्चन है अपने पास सेम कॉन्सेप्ट पे। आओ तो देखो, सर जी आए हैं हमारे, आओ तो एक मिनट। कितना बढ़िया लग रहा है डायग्राम, पहली बार इन्होंने ये कलाकारी करी है। एक बार यार थैंक्स बोल देते हैं। देखो यही है कलाकार इसके पीछे। बहुत दिनों से कह रहा था मैं, सर इस तरीके का बना दो, पीछे बैकग्राउंड रहता है, लेकिन आज एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है, अच्छा लग रहा है स्ट्रक्चर, ऐसी रिएक्शंस में काम आएगा। वहाँ ज़्यादा क्लियर दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड में। तो धन्यवाद सर, है ना, ऐसी स्किल्स को बढ़ाते रहो अपनी भी और हमारी भी। चलो बस कर रहे हैं वाइंड अप। ये तो एक्साइटेशन थ्योरी का है ना, इसको देख लो। आयनिक कंपाउंड अभी अभी पढ़े हैं आपने। मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन, ये दे रखी है। ग्राउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ है, एक्साइटेशन थ्योरी पढ़ी नहीं है तो मैं बता रहा हूँ इसलिए। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, ठीक है सर। मैग्नीशियम को तो तुम जानते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर, मांग रहे हो क्या पिताजी से आजकल? नहीं, ये तो पक्का +2 है सर। और इस पे देखो, ये क्या करेगा अपने, यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर, तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3 चार्ज, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg3x2। अब आप नीट का लेवल देख रहे हो, नीट एग्जाम का लेवल देख रहे हो आप। 9th क्लास में बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ये आयनिक कंपाउंड का क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तैयार रहना सिंपल क्वेश्चन के लिए भी, है ना। पता लगा पढ़ गए 11th 12th का बेसिक ही नहीं आ रहा है, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। इसके बाद स्टेबल एक्साइटेशन थ्योरी से है बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर, ठीक है। किसका लगाना है आपको? बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर लगा सकते हो यार। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा दो, वही किसका होगा? बॉन्ड एंथैल्पी का। और बॉन्ड बन किन किन के बीच रहा है? बॉन्ड बन रहा है कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन। ध्यान से अगर आप देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे अगर आप, तो कार्बन फ्लोरीन में क्या हो रहा है? 2p और 2p का ओवरलैप। कार्बन क्लोरीन में 2p और 3p का। कार्बन ब्रोमीन में 2p और 4p का। कार्बन आयोडीन में 2p और 5p का। जैसे जैसे बेटा डिफरेंस बढ़ते जाएगा ना ऑर्बिटल्स के साइज में, वैसे वैसे ओवरलैपिंग क्या होती रहेगी? खराब होती रहेगी। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग ऊपर होगी, यानी कि नीचे आते समय ओवरलैपिंग का ऑर्डर खराब होगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। यही रीज़न है कि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो सबसे अच्छा देख लो फ्लोरीन, फिर कहीं पे दिया है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों कॉन्सेप्ट क्या लगा यहाँ पे? ठीक है, सिमिलर साइज ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करती हैं? सिमिलर साइज ऑर्बिटल्स फॉर्म इफेक्टिव बॉन्ड या इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है सर, हटा देते हैं इसको, है ना, नोट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन कलेक्ट करते रहा करो, ठीक है, जिससे ये है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट रहेंगे, तो आप उठा के एक टॉपिक रिवाइज करके उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देखो रिसेंट है बेटा 2022 नीट में, ICl बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन I2। सही बात है, सही बात है कि नहीं? ICl में जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है आपका किस में? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 5p में। और Cl क्या है आपका? फ्लोरीन, क्लोरीन, 3p में। तो यहाँ अलग अलग है। और आयोडीन, आयोडीन में जो बन रहा है वो 5p और 5p में बन रहा है। तो जो सिमिलर ऑर्बिटल्स होती हैं उनका बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। ये क्या होगा? लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस। तो ICl मोल रिएक्टिव है, सही बात है सर। ICl बॉन्ड इज वीकर, ये भी सही है। एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। बोथ एसर्शन रीजनिंग आर करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी
अधिकतर आ रहे हैं, लगभग 45 में से 4-5 क्वेश्चन आपको एसर्शन रीजनिंग वाले मिलेंगे, एग्ज़ाम टाइम पे लेके आएंगे उनका भी प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलो और है क्या, नहीं है, ठीक है यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों अपना कीमती समय देने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और धन्यवाद तो कह दें आपसे, इतनी देर कुर्सियों की बेटी बांधे रखी है आपने, ठीक है। एक्साइटेशन थ्योरी नहीं कराया मैंने, और लंबा लेक्चर हो जाता, अपने कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने बैठोगे तुम्हें बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो एक्साइटेशन थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे हम बता पाएंगे कौन सा मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है। आज क्या पढ़ा हमने, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, और इस ओवरलैपिंग पढ़ी, वीबीटी पढ़ी, साथ ही साथ अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।